अभी फेज रिलेशन है, फेज रिलेशन फॉर द ईएमएफ एंड करंट फॉर इंडक्टेंस। तो जो प्रेरण है, जो प्रेरण कुंडली है, प्रेरकत्व है, इसको प्रेरकत्व या इंडक्टेंस बोलते हैं, उसके लिए फेज डायग्राम देखना है ई और आई का। तो यहाँ पर एक कोई भी इंडक्टेंस है वह लगा के रखा हुआ है एल, और उसके साथ में इसमें कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब इसमें करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के कारण से ई और आई दोनों के बीच में जो रिलेशन है, फेज है, वह किस प्रकार से होगा। तो जैसे इसमें अप्लाई करते हैं ई, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह के कारण से इसमें फेराडे के नियम के अनुसार एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और लेंज नियम के अनुसार उसकी दिशा विपरीत होगी। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वह कितना होगा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है। इसके अलावा इसमें कोई और जो है वह वोल्टेज सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कोई सोर्स नहीं है। तो जब इसको अपन डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के अनुसार, तो यहाँ पर इस पूरे लूप में केवल एक इंडक्टेंस कॉइल है, उसके ऊपर ये बैक ईएमएफ लगा हुआ है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और साथ में अप्लाइड ईएमएफ है। तो इसके लिए अपन देखिए जो बैलेंस इक्वेशन है, संतुलन के लिए समीकरण है, वह है ई अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह माइनस है, तो दोनों को जोड़ के तो जीरो कर देंगे। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है इस पर। तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर जीरो, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, लेकिन काफ़ी टर्म्स इसमें नहीं लिखे हैं, अंडरस्टूड है वो ऑलरेडी। तो ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी लिखा। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जीरो बटे एल साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बराबर डी आई अपन डी टी। इस टी को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो इधर ट्रांसफ़र करने के बाद में ई जीरो बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा, और जो बनेगा उसको मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दूंगा, समाकलन कर दिया इसका। तो समाकलन करने पर ये वाली वैल्यू आती है, यहाँ पर देखिए ई जीरो बटे एल इंटीग्रेशन जीरो, ये जीरो से लेकर टी तक ही होगा नॉर्मली, और लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसकी लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। तो ये होगा ई जीरो बटे एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी बराबर आई, ये डी आई का इंटीग्रेशन है। ओके, तो इसका अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ई जीरो ओमेगा एल और साइन का करेंगे तो माइनस का कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओमेगा एल हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू आई। सी यहाँ पर देखिए समय का फंक्शन नहीं है, तो दिस इज एक्ट एज ए डायरेक्ट करंट, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए ये आई है, तो ये सी है, यह भी करंट का ही फॉर्म होगा, लेकिन यह डायरेक्ट करंट होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन इंडक्टेंस के लिए, और इंडक्टेंस के लिए है वह ज़रूरी है कि करंट शुड बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसमें टाइम के सापेक्ष धारा में परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, उसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो डिस्ट करंट है यहाँ पर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसको एज ए मैंने जीरो मान लिया है। ओके, तो जो वैल्यू आएगी तो सी बराबर जीरो कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यह टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, डिस्ट धारा के का ही एक रूप है, फॉर्म है। तो आई बराबर ई जीरो विद माइनस साइन ओमेगा ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, ये हो गया आई का मान। अब देखिए इसको जो कोस ओमेगा टी है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है डिप्लोमा में, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है, चैप्टर फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है वह कोस थीटा के बराबर होता है, चूँकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो अगर कोस थीटा है तो उसको साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कर सकते हैं, तो कोस ओमेगा टी है उसको साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दिया। चूँकि यहाँ पर ये भी ई जीरो बटे ओमेगा एल था, तो ई जीरो ओमेगा एल यहाँ पर यूँ का यूँ ले लिया। अब इस माइनस साइन को मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगा, तो साइन माइनस थीटा होता है, चूँकि एक साथ में वो लिखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस को अंदर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, ये वाला फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो आई बराबर ई जीरो अपन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू
ओके। और इसको चूंकि आई के, ये पूरा इक्वेशन है, ये आई के बराबर है, तो ई जीरो बटे ओमेगा एल है, यह भी आई का ही एक रूप है, तो इसको अपन आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कर सकते हैं। अब नॉर्मल जब फेज डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्कस करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन को दिया क्या गया है और कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई दिया गया है और अपन को आई है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको कैलकुलेट करना है, और दोनों की फेज़ का रिप्रेजेंटेशन देखना है कि आई और ई दोनों की फेज़ किस प्रकार से। तो यहाँ पर ई दिया गया था, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, और अपन ने कैलकुलेट किया है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ पर आई जीरो है वो किसके बराबर है, ई जीरो बटे ओमेगा एल। यहाँ पर ध्यान रखिए आई जीरो प्रत्यावर्ती धारा का पीक मान है, वह ई जीरो बटे ओमेगा एल, ओमेगा है वह कोणीय वेग है, एल है वह इंडक्टेंस है, हेनरी में इसका मान है। तो यहाँ पर देखिए आई की इक्वेशन और ई की इक्वेशन दोनों को गौर से देखिए कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो अगर ऐसा है तो साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसको कंपैरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो ईएमएफ का जो इक्वेशन है उसकी फेज और आई की फेज दोनों में डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का है, लेकिन आई की जो फेज है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी जो कला है वह विद्युत वाहक बल की कला से पाई बाई टू कम है, अर्थात जो आई की फेज है वह प्रत्यावर्ती धारा की फेज से पाई बाई टू पीछे की तरफ रहती है, पीछे रहती है, उससे लेग बिहाइंड। और या फिर जो ईएमएफ है वह आई से पाई बाई टू आगे रहता है फेज में। तो अगर अपन इंडक्टेंस में कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट है वह करंट का फेज है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फेज के तुलना में पाई बाई टू आगे रहता है, ई का फेज आगे रहेगा हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस ये फेज आगे रहने का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ई का मान अधिकतम होगा तब आई का मान न्यूनतम होगा, और जब आई का मान अधिकतम होगा तब ई का मान न्यूनतम होगा, अर्थात ऑपोजिट होंगे। तो इन दोनों का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी का ग्राफ का प्लॉट करता हूँ। तो इसका प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहाँ पर ये टी है और ये यहाँ पर मैंने ई लिया, तो ये साइन ओमेगा टी है, तो इसका ग्राफ मैंने ये वाला प्लॉट कर दिया, ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ओके, अब ध्यान रखिए कि आई का जो मान है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि ई के अंदर भाग दे रहे हैं ओमेगा एल का, तो अगर ये एक से बड़ा है टोटल वैल्यू तो हमेशा आई का जो एम्पलीट्यूड है वो कम ही आएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कम रखना है। साथ में इसका जो यहाँ पर जो फलन है वह है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या इसको यूँ भी मान सकते हैं कि यह कोस के रूप में है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वह जब साइन ई के लिए जो वैल्यू अधिकतम है वह आई के लिए न्यूनतम है, तो इसका ग्राफ होगा कोस के रूप में। तो देखिए यहाँ का मान है वह जीरो है, ठीक है, टी बराबर जीरो के लिए ई का मान तो जीरो है, लेकिन आई का मान जीरो नहीं है, वह नेगेटिव में अधिकतम है। तो यहाँ चालू करेंगे और जैसे जैसे अब इस पॉइंट के ऊपर देखिए ई का मान अधिकतम है तो आई का मान जीरो है, फिर वापस चलिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर कुछ जो पाई बाई टू वाला मान है, टी बाई टू का मान है कि ई का मान है वह न्यूनतम है, तो आई का मान है वह अधिकतम है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के लिए है वह आई का मान न्यूनतम है, तो ई का मान नेगेटिव में अधिकतम है। तो इसका मतलब ये है कि फेज़ में कि आई हमेशा इससे पीछे रहेगा पाई बाई टू फेज़ के लिए, और वह यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इससे हमेशा इस लेग फेज से पीछे ही रह रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसी को अगर सर्कुलर फॉर्म में फेज़र के रूप में शो करेंगे, इसको फेज़र भी बोलते हैं फेज डायग्राम में। तो देखिए एक्स अक्स लिया और वाई अक्स लिया। अब यहाँ पर जो इंटरनल सर्किल है वह आई को रिप्रेजेंट करता है और आउटर सर्किल है वह ई को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आई का जो एम्पलीट्यूड है, आई का जो आयाम है, अधिकतम मान है वह आई जीरो बराबर ई जीरो बटे ओमेगा एल है, तो इसके लिए ये एरो शो करेगा यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और ई जीरो के लिए बड़े वाला एरो। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर दोनों के लिए कोण है वह ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी है, लेकिन किसी समय टी पर हमेशा ई है वह आई से पाई बाई टू आगे रहेगा। तो अगर मैं ये आई को मानता हूँ तो ई हमेशा इससे पाई बाई टू आगे रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वह पाई बाई टू होगा। तो यह ई के लिए होगा और इसका प्रोजेक्शन है वह ये वाला मान
ई जीरो साइन ओमेगा टी बताएगा। और ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर ये वाला मान यह आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को शो करेगा। यह प्योर इंडक्टेंस के लिए है। तो जो ई है वह लेग फॉरवर्ड टू पाई बाई टू, ई लेग फॉरवर्ड पाई बाई टू आई होता है। आई की तुलना में ये पाई बाई टू आगे रहेगा हमेशा। और इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि जब ई का मान अधिकतम है तो आई का मान न्यूनतम और वो जीरो होगा, और ई का मान मिनिमम है जो कि जीरो, तो आई का मान अधिकतम होगा जो कि आई जीरो के मान होगा, और ये ई जीरो का लगभग मान होगा। यहाँ पर जो आई जीरो है उसको अपन ई अपॉन ओमेगा एल के रूप में लिखते हैं, सॉरी ई जीरो अपॉन ओमेगा एल के रूप में लिखते हैं, और आई जीरो बराबर ई जीरो अपॉन ओमेगा एल है। अब देखिए यहाँ पर ये आई है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये वैल्यू अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही होगी, लेकिन इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस नहीं है, यह इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यह प्रेरकत्व प्रतिघात है। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में या प्रेरकत्व प्रतिघात के रूप में बोलते हैं। इसका मात्रक है वह भी ओम ही होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसको एक्सएल से डिफाइन करते हैं। एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरकत्व प्रतिघात है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ पर जो है वह टू पाई एफ एल, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, किसी भी कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, वह उसमें अप्लाइड ईएमएफ है या फ्लो करने वाली करंट है, वह प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो आर है वह फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं था, वहाँ पर प्योर आर था। जब एक्स एल इज इक्वल टू टू पाई एल एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स और एफ के रूप में ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। यूँ मान सकते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर c बराबर जीरो है तो यह मूल बिंदु से गुजरेगी, और y बराबर एम एक्स है जो कि ओरिजिन से या मूल बिंदु से गुजरती है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे यह एक्स एल और f के रूप में, तो यह मूल बिंदु से गुजरेगा। और इसका जो m है जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं, जो प्रवणता है वह टेन थीटा इज इक्वल टू टू पाई एल होगी। तो इसके लिए न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं कि कोई भी एल है इंडक्टेंस है, उसके लिए जो ग्रेडियंट है फ्रीक्वेंसी और उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस में, उनके बीच बनने वाला जो कोण है वह कितना होगा या उसकी प्रवणता कितनी होगी। तो यह है टेन थीटा बराबर टू पाई एल के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।